नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ एवं एपीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हमारी आधुनिक भारत की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें अभी हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस में हमने कांग्रेस की स्थापना से लेके असहयोग आंदोलन की समाप्ति एवं गांधी जी की गिरफ्तारी तक पूरे घटनाक्रम को विस्तार से पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारत में किस प्रकार निराशा की लहर दौड़ी और किस प्रकार घटनाक्रम बदला। जैसे स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसके बाद साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट आई, ये सभी हम जो है आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को इसे जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम की उसे शेयर कर दीजिए। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दोस्तों स्वराज पार्टी, कि किस प्रकार स्वराज पार्टी का गठन हुआ। क्या ये कांग्रेस की विरोधी संस्था थी या कांग्रेस की सहयोगी संस्था थी, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया तो गांधी जी से न सिर्फ जो है गरम दल के लोग नाराज थे, बल्कि नरम दल के उनके खुद के कांग्रेस के लोग भी काफी ज्यादा नाराज थे। भारत में भारतीय जनता तो उनसे नाराज थी और अंग्रेज ताक में बैठे हुए थे कि किस प्रकार गांधी जी को जो है देश के विरुद्ध किया जाए। तो उन्होंने जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमने पढ़ा था उन्हें 6 साल की गिरफ्तार सजा दी गई थी। हालांकि वो अगले 2 साल में ही छूट जाएंगे, पर उन्हें जब सजा दी गई थी तो पूरे 6 साल की दी गई थी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के बाद देश में निराशा का वातावरण था। ऐसे में 2 व्यक्तियों के नाम आप याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास, और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु किसकी उपाधि है? तो चित्तरंजन दास की। 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, देशबंधु किसकी उपाधि है और दीनबंधु किसकी उपाधि है। तो ध्यान रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास की उपाधि है, जबकि दीनबंधु एंड्रयूस चार्ली की उपाधि है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। और वो विचारधारा क्या थी? आप याद कीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने जो 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए थे भारत में विधानसभाओं के लिए, उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, हमें स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, तो हम किसी भी प्रकार के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लें। जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये जो नई विचारधारा को जन्म दिया, ये कह रहे थे कि एक काम करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस के नाम से विधान मंडलों के भीतर पहुंचते हैं और भीतर पहुंचकर अपनी इस स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखेंगे। अब कुछ कांग्रेसियों का प्रश्न था कि जब आप चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंच जाओगे तो लड़ाई कैसे जारी रखोगे स्वतंत्रता की। तो उन्होंने कहा कि जो अधिनियम आएंगे यदि वे भारत के हित में नहीं है तो हम उन्हें पारित नहीं होने देंगे, हम काम में अड़ंगा डालेंगे। तो ये एक नई तरह की विचारधारा है जो कि कांग्रेस की पुरानी विचारधारा से मेल नहीं खाती। इसी वजह से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को परिवर्तनवादी नेता कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछ ले कि परिवर्तनवादी नेता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, साथ ही एक नाम और याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे ये, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ये भी परिवर्तनवादी नेताओं में से ही आते हैं। तो अब अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, और अभी इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा कि हम कुछ नई पार्टी बनाएंगे, ये तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस ही चुनावों में भाग ले। तो यदि आप कांग्रेस से कोई काम कराना चाहते हो तो आपको कांग्रेस के अधिवेशन में वो प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा ना उस चीज से संबंधित। तो फिर 1922 के गया अधिवेशन में
1922 के गया अधिवेशन में। देखिए जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ाए थे वहां मैंने ये अधिवेशन नोट नहीं कराया क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिवेशन थे मैंने वही नोट कराए थे। अगर मैं सारे ही नोट करा देता तो उस चैप्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो बीच बीच में अधिवेशन आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। आप चाहे तो इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है जिस टॉपिक में वो आ रहे हैं वहां पे उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1922 का गया अधिवेशन हुआ है और उस गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है, तो वो करी है देश बंधु चित्तरंजन दास ने। और इस गया अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि क्यों न कांग्रेस विधानमंडल के भीतर पहुंचे और अंदर से इस लड़ाई को जारी रखे। पर बहुमत जो था कांग्रेस का वो इस विचारधारा के विरोध में था और इस विचारधारा को बहुमत से खारिज कर दिया गया। यानी ये जो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास का सपना था कि हम चुनाव लड़कर के विधानमंडल के भीतर पहुंचे, वो इस गया अधिवेशन में चूर चूर हो गया। ध्यान रखिएगा, गया अधिवेशन में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव चित्तरंजन दास का है, अध्यक्षता भी चित्तरंजन दास कर रहे हैं, पर चूंकि बहुमत जो है वो इस विचारधारा के विरोध में है, इस कारण से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से बनते हैं वो ये बनते हैं कि परिवर्तनवादी नेताओं में कौन कौन आते हैं, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। प्रस्ताव कब रखा गया है, तो गया अधिवेशन में 1922 का गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं चित्तरंजन दास। अच्छा, क्यों पारित नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रस्ताव के विरोध करने वालों के जरा आप नाम देखिए, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस एवं सी राजगोपालाचारी, यानी ये कांग्रेस के बड़े बड़े नाम हैं जो इस विचारधारा के विरोध में थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें गांधीवादी नेता कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी स्वयं भी इस विचारधारा के विरोध में थे। तो इस विचारधारा को आप गांधीवादी विचारधारा कह सकते हैं। तो इन नेताओं को जो इस विचारधारा के समर्थन में थे उन्हें गांधीवादी नेता कह सकते हैं, या फिर ये परंपरा से, रूढ़ियों से ये विचारधारा चली आ रही ना कांग्रेस में, तो रूढ़िवादी नेता या फिर अपरिवर्तनवादी नेता। यानी ये कांग्रेस की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, कांग्रेस सड़क से स्ट्रगल करना चाहती है ना कि विधानमंडल से। तो ये इन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो ये कैसे नेता है, ये अपरिवर्तनवादी नेता, गांधीवादी नेता या रूढ़िवादी नेता कहलाते हैं। अब चित्तरंजन दास को लगा कि यार जब मैं अध्यक्ष पद पर बैठा हूं और मैं अपना एक प्रस्ताव पारित नहीं करा सकता, मैं हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कांग्रेस में रह के हो नहीं सकता, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, जिन जिन अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन के उपरांत कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया है और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस भी इस्तीफा देंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि ठीक है, अगर कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव को नहीं मानती तो हम कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे और एक पार्टी बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नाम देखिए, नाम पार्टी का स्वराज पार्टी नहीं है बल्कि क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यानी ये स्वराज प्राप्त करने के लिए बनाई गई पार्टी है और कांग्रेस की खिलाफत भी कर रही है ये पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और ये पार्टी बनेगी भी और बाद में इसी पार्टी को क्या नाम दिया जाएगा, तो बाद में इस पार्टी को जो नाम दिया जाएगा वो केवल स्वराज पार्टी, क्योंकि कांग्रेस से खिलाफत ये पार्टी कर नहीं पाएगी, इस पार्टी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अब ये जो नई पार्टी बनाई जाएगी जिसकी घोषणा कर दी है चित्तरंजन दास जी ने, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इस नई पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा चित्तरंजन दास को, और महासचिव किसे बनाया जाएगा, तो मोतीलाल नेहरू को। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे देशबंधु चित्तरंजन दास, और महासचिव कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू। और पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
अब 1922 का गया अधिवेशन हुआ, वहां ये प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया गया। उसके बाद चित्तरंजन दास ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, यानी कि कांग्रेस जो है विभाजन की करार पर आकर के खड़ी हो गई है। आपको याद है ना 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां पर गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी। उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां पे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया था, गरम दल की पुनः वापसी हुई थी कांग्रेस में। तो विभाजन रद्द हो गया था, पर एक बार पुनः ऐसी स्थिति आ गई है कि दोबारा से विभाजन हो जाएगा। और इस बार विभाजन किसके नेतृत्व में हो रहा है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी जो कि परिवर्तनवादी नेताओं के समर्थन में है वो स्वराज पार्टी में चले जाएंगे, और जो अपरिवर्तनवादी नेताओं के समर्थन में है वो मूल कांग्रेस पार्टी में बच जाएंगे। यानी कांग्रेस किसके करार पर आकर के खड़ा हो गया? विभाजन के करार पर। और कांग्रेस जानती है कि विभाजन अब स्वतंत्रता की लड़ाई में घातक सिद्ध होगा। पहले ही गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है जनता में, और यदि ये स्वराज पार्टी बन गई तो फिर कांग्रेस का तो एक प्रकार से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और वह विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? दिल्ली में बुलाया गया। कब बुलाया गया? सितंबर 1923 में। यानी कि 1923 के अधिवेशन का समय नजदीक आ रहा है। दिसंबर 1923 में अधिवेशन होगा, लेकिन नहीं, सितंबर में ही एक विशेष अधिवेशन बुला लिया गया। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मौलाना आजाद। और उनकी अध्यक्षता में ये जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, वहां इस स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। कहा कि ठीक है, आप कांग्रेस में ही रह करके एक पार्टी बनाइए, स्वराज पार्टी, कांग्रेस से बाहर जाकर के आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी है वो एक और विभाजन से बच गई। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन को लेकर के जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हुआ। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई, ठीक है। लेकिन सितंबर 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जहां ये स्वराज पार्टी के गठन को मान्यता दे दी गई। अब उसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नहीं, केवल स्वराज पार्टी रखा गया। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नवंबर 1923 में, देखिए, क्योंकि दिसंबर तक अगर वेट करते तो नवंबर में तो इलेक्शन ही हो जाते, पार्टी टूट जाती कांग्रेस की पहले। इसी वजह से सितंबर में अधिवेशन बुलाया, और इस जब मान्यता मिल गई तो नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हुए। दो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव अलग हो रहे हैं और प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव अलग हो रहे हैं। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों का क्या नतीजा रहा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों का क्या नतीजा रहा, इसे थोड़ा अलग अलग याद रखिएगा। जैसे बात करें केंद्रीय विधानमंडल की, तो कुल 101 सीटें थी केंद्रीय विधानमंडल में, जिसमें से 42 सीटें जीत ली। अब आप सोच करके देखिए, एक महीने पहले किसी पार्टी का गठन हुआ है और वह पार्टी आपकी लगभग 42% सीटें जीत रही है। यानी 101 सीटों में से 42 सीटें जीत ली गई हैं। तो सोचिए, प्रचंड सफलता है ये केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में, बिल्कुल नई बनी पार्टी। और सिर्फ केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में नहीं, आप एक बार प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में देखिए। प्रांतीय विधानसभाओं में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला है, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। बंबई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली है। यानी मध्य प्रांत में तो स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर रहे हैं, और बंबई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिल रही है। केवल और केवल ध्यान रखिएगा, मद्रास में और पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। यानी आपको बंबई में सफलता मिल गई है, बंगाल में सफलता मिल गई है, मध्य प्रांत में सफलता मिल गई है, उत्तर प्रदेश में सफलता मिल गई है, लेकिन मद्रास में और पंजाब में सफलता नहीं मिली है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पर फिर भी एक महीने पहली बनी पार्टी के लिए प्रचंड सफलता है। अब आप पहुंच गए हैं तो आपने बहुत सारे काम भी किए होंगे विधानमंडल में रह करके। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है वो यही है
स्वराज पार्टी के प्रयासों से 1919 के अधिनियम की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया और वो समिति कौन सी थी? वो समिति थी दोस्तों मुडी मैन समिति। मुडी मैन समिति 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए 1927 में एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसका नाम है साइमन कमीशन। लेकिन फिलहाल 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए स्वराज पार्टी के प्रयासों से भारत में ही एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है मुडी मैन समिति। तो आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाएंगे साइमन कमीशन, और वहाँ साइमन कमीशन आपको मिलेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा उस समिति का नाम क्या है? मुडी मैन समिति। अब गांधी जी जो गिरफ्तार करे गए थे ना 1922 में बारदोली से, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, तो 1924 तक आते आते उनकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अंग्रेजों को लग रहा है कि यदि ये अर्धनंगा फकीर जेल में मर गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी, और वो जो असहयोग आंदोलन की आग से हम बच गए ना, अब नहीं बच पाएंगे। तो उन्होंने फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। 1924 में गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जिसे गांधी दास पैक्ट या गांधी दास समझौते के रूप में देखा जाता है। यानी गांधीदास पैक्ट और गांधीदास समझौता कोई कागजों पे समझौता नहीं हुआ जिसमें दोनों पार्टीज ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे पूना समझौता भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, गांधी जी की तरफ से कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो ये कोई ऐसा समझौता नहीं है, ये केवल एक संयुक्त वक्तव्य, जॉइंट स्टेटमेंट है जो गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने नवंबर 1924 में दिया। और इस स्टेटमेंट के समझौते के तहत स्वराज पार्टी को कांग्रेस में रहते हुए अंतिम रूप से कार्य करने की अनुमति दे दी गई। यानी कि जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन सितंबर 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में, वहां पर तो परमिशन मिली, पर इस गांधी दास पैक्ट 1924 के तहत पूर्ण रूप से परमिशन दे दी गई। ये कहा गया कि काम जो पार्टी का, चुनावों का, विधानमंडल का काम है वो तुम संभालो, और जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन का काम है वो गांधी जी संभालेंगे। तो ये एक पैक्ट हो गया, एक समझौता एक प्रकार से हो गया। और इस समझौते की पुष्टि भी तो की जाएगी, हर समझौते की पुष्टि की जाती है कांग्रेस के द्वारा। जो भी समझौते किए जाते हैं और वो पुष्टि कहाँ की जाती है? वो की जाती है कांग्रेस के अधिवेशनों में। तो इस समझौते की पुष्टि कहाँ पे की गई? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ की गई? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की गई। यहाँ पे अधिवेशन भी लिख लीजिए क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन है ये। और 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? महात्मा गांधी ने। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों में हमने इसकी चर्चा करी थी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष चुन लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, डबल स्टार कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, जो भी करना है इसे ध्यान रखिएगा। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। और ध्यान रखना ये पहले भारतीय है जो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल असेंबली के जो स्पीकर होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, वो केवल और केवल अंग्रेज होते थे। तो पहले भारतीय जो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। यानी स्वराज पार्टी उपलब्धियों पे उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। 101 में से 44 सीटें जीत गई, यहां तक कि अपना स्पीकर भी बना लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी ये स्वराज पार्टी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाई। जैसे आप आज भी पढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी, आपने कहीं स्वराज पार्टी देखी? बाद में कोई पार्टी गठित हो जाए इस नाम से वो अलग बात है, पर जो उस समय की गठित पार्टी है, यानी 1923 के इलेक्शनों में जो बनी जीती थी, वो पार्टी आज आपको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जून 1905 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। उसी समय पर 1925 में ही देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज पार्टी को गहरा धक्का लगा, नेतृत्व कमजोर हो गया पार्टी का। और नवंबर 1926 में ही चुनावों में स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
यानी वो पार्टी जिसने 1923 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड सफलता प्राप्त करी थी, वो 1926 के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित हुई, नेतृत्व विहीन हो गई। स्वराज पार्टी जनता के लिए कुछ खास कर नहीं पाई और जनता ने उसे पराजित कर दिया। या यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों का शासनकाल था, जनता के पास बहुत ज़्यादा वोट का अधिकार भी नहीं था, तो षड्यंत्र रहा या जो कुछ भी है, नवंबर 1926 में स्वराज पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। जून 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी ने विधानमंडलों का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार पार्टी का अंत हो गया। यानी 1930 तक फिर भी स्वराज पार्टी बनी रही, छुटपुट, लेकिन 1930 में आकर के स्वराज पार्टी ने, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो विधानमंडलों में ये जो जीत करके जाते थे, विधानमंडल में जो कार्य करते थे, ये परंपरा समाप्त कर दी। स्वराज पार्टी का इस प्रकार अंत हो गया। अब 1935 का अधिनियम आएगा। 1937 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो स्वराज पार्टी के नाम से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वयं इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार स्वराज पार्टी का जो काम था वो कांग्रेस ने संभाल लिया, तो स्वराज पार्टी धीरे धीरे जाकर के समाप्त हो गई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि जैसे राजनीतिक गुरुओं से प्रश्न आता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अच्छा, आप बताइएगा, आपके लिए टास्क दे रहा हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, पर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये जरा आप मुझे फाइंड करके, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको थोड़ा ढूंढ ढांढिए और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। उत्तर प्रदेश की एक पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इग्नोर मत कीजिएगा इसे। चलिए अब देखते हैं जरा साइमन कमीशन को। यानी अगली घटना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्वराज पार्टी के उपरांत, वो है साइमन कमीशन। यानी कि 1927 तक अब हमारा जो है 1927-28 तक अब हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पहुंच रहा है। देखिए बीच में बहुत कुछ है, जैसे कि हमें आज़ादी के ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा विदेशों में जो क्रांति हुई है वो भी पढ़ने हैं, लेकिन इन सबको हम जो है अलग से पढ़ेंगे। यानी कि जब देश की 1947 में जब स्वतंत्रता हो जाएगी प्राप्ति, तब हम पढ़ेंगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की कहानी आएगी बीच में, आज़ाद हिंद फौज की, जो कांग्रेस से रिलेटेड कहानी है वो इसे हम इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। और जो आज़ाद हिंद फौज की कहानी है उसे हम अलग से पढ़ेंगे 1947 में देश को स्वतंत्र कराने के उपरांत। अदरवाइज एक क्रम बन नहीं पाएगा। अभी हम कांग्रेस के या अहिंसक आंदोलन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? एक संवैधानिक आयोग की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन की इस नियुक्ति की जाएगी। यानी संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। उत्तरदायी शासन जैसा शब्द हमने सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ा था। तो इन्होंने वादा किया था कि हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे, दिया गया तो नहीं, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि 1927 में, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था ना हम इस अधिनियम के थ्रू दे देंगे, तो 1927 में इस अधिनियम की जांच होगी और हम देखेंगे कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति कर रहा है। क्या उत्तरदायी शासन भारत को दिया जाए या दे दिया गया है तो क्या कंटिन्यू रखा जाए। इन सभी की समीक्षा करने के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 10 वर्षों के उपरांत किया जाएगा। अब 1919 में आप 10 वर्ष जोड़िए तो बनते हैं 1929। यानी इस कमीशन का जो गठन है वो 1929 में होना था, लेकिन इस कमीशन का वास्तव में गठन कब किया गया? 1927 में, यानी 2 साल पहले ही कर दिया गया।
2 साल पहले। तो एक तो ये तिथि याद रखिएगा कब किया गया, तो 8 नवंबर 1927। देखिए भारत में साइमन कमीशन कब आया ये अलग प्रश्न है, और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया ये प्रश्न अलग है। दोनों प्रश्नों के एक उत्तर मत कर दीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में से किस वर्ष में हुई थी, तब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1927। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1928। किसने करी थी नियुक्ति, तो 2 पार्टियां चलती थी उस समय ब्रिटेन में, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी भारत की स्वतंत्रता की विरोधी थी, जबकि लेबर पार्टी समर्थक थी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को समझ में आ रहा है कि अभी तो हमारी सरकार है, पर 2 सालों बाद हम इलेक्शन हार जाएंगे और लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी, और वो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति करेगी उसमें भारतीय समर्थक सदस्यों की नियुक्ति करेगी, यानी भारतीय समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है ये लेबर पार्टी। तो इस वजह से उन्होंने खुद ही 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, जिसमें भारत समर्थक सदस्य नहीं थे। अच्छा, किसने करी थी नियुक्ति, तो उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो ये बर्केनहेड थे। बर्केनहेड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो साइमन कमीशन की नियुक्ति होते समय जो भारत राज्य सचिव है वो बर्केनहेड है, और इनका संबंध नेहरू रिपोर्ट से भी है। क्या है संबंध अभी देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय जो भारत राज्य सचिव थे वो बर्केनहेड थे। इन्हीं के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था सरकार के निर्देशों पर। अध्यक्ष कौन था इस कमीशन का, तो जॉन साइमन, इसीलिए तो साइमन कमीशन कहते हैं। इस साइमन कमीशन में और कितने सदस्य थे, तो यानी अध्यक्ष को मिलाकर के टोटल 7 सदस्य थे, यानी 1+6 का ये कमीशन था, और 7 ही अंग्रेज थे, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसी कारण इस कमीशन को श्वेत कमीशन कह करके पुकारा गया है। यानी जॉन साइमन की अध्यक्षता में बर्केनहेड के द्वारा ये जो संवैधानिक आयोग बनाया गया, इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर के, यानी कि 6 अन्य सदस्य थे, पर इसमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। यानी भारत के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आप संवैधानिक आयोग का गठन कर रहे हो और उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, इसका मतलब आप सीधी सी बात है भारतीयों के हित के लिए नहीं बना रहे हो, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस कमीशन को बना रहे हो। तो इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन कह करके पुकारा गया, और इस कमीशन का विरोध भारत में होना तो स्वाभाविक था। तो दिसंबर 1927 में मद्रास में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं M.A. अंसारी। और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया, देखिए कांग्रेस कोई भी काम करती है तो उसका निर्णय जरूर लेती है पहले, तो साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार, आप वो निर्णय चाहे मेन अधिवेशन में हो या फिर स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाए, पर पहले निर्णय लेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इससे संबंधित निर्णय कहाँ लिया गया, इससे संबंधित निर्णय कहाँ लिया गया। तो साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करना है, इस बात का निर्णय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, M.A. अंसारी ने। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने, जनता ने पुनः एक बार इस कमीशन के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के बाद दोबारा से जनता में जोश आ गया समय के बाद, और वो जनता फिर से आंदोलनों में भाग लेने लग गई है। तो साइमन कमीशन के विरोध में जनता ने भाग लिया, जहां जहां आयोग गया वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया। यानी भारत आया कब है साइमन कमीशन, 1928 में। 1928 से लेकर के 1929 के दौरान साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा करी है। यानी पहली बार 1928 में आया है, दूसरी बार 1929 में आया है। और इस साइमन कमीशन का भारत में लगातार विरोध हो रहा है। दिसंबर 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की है, वहां पर निर्णय लिया गया था कि इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करना है, और कमीशन का बहिष्कार प्रारंभ हो गया है। अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम घटा। आयोग ने
मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। यानी तीसरा प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, यहीं रट लीजिए, आयोग का गठन कब हुआ है? 1927 में। आयोग भारत कब आया? तो पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1929 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी है? तो 1930 में। लगातार ही तो है, 1927, 28, 29, 30। 27 में गठन, 28 में भारत आया, 29 में दोबारा भारत आया और 30 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी लंदन में। और इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए ही गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, अभी पढ़ेंगे हम आगे। और गांधी जी ने या कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो वास्तव में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था? इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए। अच्छा, जब ये कमीशन भारत में था तो इसका विरोध हो रहा था, तो लाहौर में ही कमीशन गया, तो लाहौर में भी इसका विरोध हुआ। और लाहौर में जो विरोध हुआ है ना, वो हुआ है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। कहते हैं इस विरोध में क्रांतिकारियों का भी समर्थन था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी, दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी जो है इस कमीशन में थे। पर लाला लाजपत राय ने उनसे प्रॉमिस लिया हुआ था कि आप किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अहिंसक रूप से वे इस आंदोलनों में भाग ले रहे थे। और सैंडर्स जो है उस समय इंचार्ज था जहां ये विरोध हो रहा था, और उसने भीड़ पर लाठी चलाने का आदेश दे दिया। और पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठियां चलाई और कई लाठी लाला लाजपत राय को भी लगी, जिसमें से कई लाठियां उनके सिर पर भी लगी। बुरी तरह वे घायल हो गए और लाला लाजपत राय जैसे शेरे हिंद की मृत्यु हो गई। शेरे पंजाब इन्हें कहते हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, पहले भी मैंने आपको शायद नोट कराया है, तो ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हो रही है? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी सिर में लगने के कारण। मरते मरते भी ये शेर दहाड़ा है और इसने ब्रिटिश साम्राज्य को धमकी देते हुए कही है कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये है शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का, कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पे अंतिम कील साबित होगी। अच्छा, क्रांतिकारियों ने भाग लिया था लाला लाजपत राय के उस विरोध प्रदर्शन में, जब लाठियां बरसाई जा रही थी क्रांतिकारियों पर। तो चूंकि क्रांतिकारियों ने वादा किया था लाला लाजपत राय से कि हम अहिंसक रूप से प्रदर्शन करेंगे और कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करेंगे, तो उस विरोध प्रदर्शन में तो इन्होंने हिंसा नहीं करी। लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगी, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। पर इन्हें इस बात का बहुत सदमा पहुंचा कि इनके उपस्थित रहते हुए भी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये गुस्से से भरे हुए हैं। उस समय तो वचनबद्ध होकर इन्होंने कुछ नहीं करा, पर अब ये लेना चाहते हैं बदला। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु द्वारा उसी लाहौर शहर में लाहौर रेलवे स्टेशन के निकट सैंडर्स, वही सैंडर्स जिसने गोली लाठी चलाने का आदेश दिया था, उस सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, वो इसी लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। इसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण जतिन दास भी जेल में बंद थे, जिनकी मृत्यु हुई थी 64 दिन के भूख हड़ताल के उपरांत। तो ये वो जो केस है, किस नाम से जाना जाता है? लाहौर षड्यंत्र केस। ये मैंने आपको बता ही दिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है। अच्छा, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें करी थी उन्होंने? तो वही सिफारिशें वो आपको 1935 के अधिनियम में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करी गई है गोलमेज सम्मेलनों में, और समीक्षा के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया है। तो क्या क्या समीक्षाएं थीं या क्या सिफारिशें थी साइमन कमीशन की, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, तो ये किया गया था ना 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में भारतीयों को किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व न दिया जाए।
हालांकि इसे माना नहीं गया, पर यह भी साइमन कमीशन की एक सिफारिश थी। भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी। देखिए, ये सिफारिश तो साइमन कमीशन ने करी है, पर इसको भी 1935 के अधिनियम में नहीं जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा की बात अंग्रेजों ने जो सबसे पहले मानी है ना, वो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मानी थी। उसके बाद फिर क्रिप्स में और फिर कैबिनेट मिशन के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहली बार अगर किसी ने बात करी है अंग्रेजों ने, तो वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस सिफारिश को माना नहीं है। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, इस बात को मान लिया था। वर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये भी साइमन कमीशन की सिफारिश थी, इसे भी मान लिया गया। उड़ीसा और सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। वायसराय प्रांतीय सरकार जब कोई कानून बनाए तो अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये भी साइमन कमीशन की ही सिफारिश थी। अच्छा, साइमन कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन का भारत में विरोध भी हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। ये सब कुछ देख रहा है भारत का राज्य सचिव बर्किनहेड, और ये सब देख करके बौखला रहा है कि भारतीय अपने आप को समझते क्या हैं। तो उसने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रख दी और कहा कि आप एक ऐसा संविधान बना करके दिखाओ जिसमें सभी पार्टियां, सभी वर्ग और सभी दल के लोग उस संविधान को मान लें। यदि आप ऐसा कोई संविधान बना पाए ना कि सभी आपके देश की सभी पार्टियां उस संविधान को मान लें, तो मैं वादा करता हूं आपके उस संविधान को मैं मान्यता दे दूंगा। उस संविधान को भारत का संविधान मान लिया जाएगा। अब ये चुनौती दे कौन रहा है? ये चुनौती दे रहा है राज्य सचिव बर्किनहेड। अब भारतीय नेताओं को चुनौती मिली है तो उस चुनौती को स्वीकार तो वो करेंगे। तो फरवरी 1928 में, कब? फरवरी 1928 में, यानी ये चुनौती जब ही मिल रही है जब साइमन कमीशन भारत में आया, विरोध हो रहा है, उसी समय मिल रही है। तो 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में, अब सभी दलों को चुनौती दी तो सभी दलों को बुलाना पड़ेगा ना, तो एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसे प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ बुलाया गया? तो दिल्ली में बुलाया गया। कब बुलाया गया? तो फरवरी 1928 में बुलाया गया, और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक संविधान निर्माण की योजना बनाई जाएगी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। तो कौन बनाए? तो अभी तो इन्होंने बस निर्णय ले लिया कि ऐसा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोबारा बैठेंगे। तो मई 1928 में, कब? मई 1928 में बंबई में एक दोबारा से सर्वदलीय सम्मेलन बैठा, और अब निर्णय लिया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की जाएगी। कितने सदस्यीय समिति? 8 सदस्यीय समिति, यानी कि 1+7। एक तो अध्यक्ष ही हो गया और जो है 7 हो गई कौन? उसके सदस्य। और ये जो सदस्य 8 सदस्यीय समिति है, ये बनाएगी भारत के लिए एक नया संविधान। तो मोतीलाल नेहरू के अलावा आपको 7 नाम और याद रखने हैं दोस्तों। तो नाम याद रखिएगा: तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम। कौन? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, MS रैने। देखिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन नामों को याद रखना, पर आजकल जो RO लेवल एग्जाम का जो लेवल है, जैसे आप 1921 देखिए तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर तैयार हमें रहना पड़ता है। तो इन 7 नामों को भी आप ध्यान रख सके तो रख लीजिएगा। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, यानी कि फरवरी 1928 में पहला सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, मई 1928 में दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और संविधान बना भी बहुत जल्दी दिया, 1928 में बना दिया। और अपनी रिपोर्ट, ये जो बनाई रिपोर्ट, इसको प्रस्तुत भी कर दिया अगस्त 1928 में। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का जो है खाका प्रदान किया गया कि भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा, डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। क्या क्या कहा गया था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को डोमिनियन यानी अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हो। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। ये सिफारिशें कौन कर रहा है? तो ये सिफारिशें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति कर रही है। क्या?
भारत को डोमिनियन या अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हो, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल जो है वो सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी जाएं। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। गवर्नर जनरल की संवैधानिक स्थिति संवैधानिक मुखिया वर्ग की रहेगी, यानी वो गवर्नर जनरल जो अभी पूरी तरह पावरफुल है, सिर्फ उसे मुखिया वर्ग की बना दो, यानी जैसे आज का प्रेसिडेंट होता है। ये कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में। सांप्रदायिक आधार पर दी जाने वाली पृथक निर्वाचन सुविधा को समाप्त कर दिया जाए। अब जरा समझिए इस बात को, संविधान बनाना कैसा था, जिसमें सभी दल के लोगों को सहमति प्राप्त हो, सभी दल के लोग उस संविधान को मान लें, और रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन सुविधा समाप्त कर दी है। तो क्या मुसलमान मानेंगे इस रिपोर्ट को? जरा सोच के देखिए आप, नहीं मानेंगे। इसके अलावा आप इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हो, जबकि ये समय कौन सा चल रहा है? समय चल रहा है 1928 का, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल किया गया। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से उस अधिवेशन में किसी ने कह दिया यार एक काम करते हैं पूर्ण स्वराज ले लेते हैं और प्रस्ताव पारित हो गया। नहीं ना, पहले से मांग चल रही होगी कि नहीं पूर्ण स्वराज की। तो 1928 में कांग्रेस के ज्यादातर नेता अब पूर्ण स्वराज की मांग करना चाहते हैं, और आप संविधान में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांग रहे हो। आपको पूर्ण स्वराज लिखना चाहिए था। इस बात से लेकर के कांग्रेस में ही बहुत से नेता इस रिपोर्ट के खिलाफ हो गए, जिनमें से एक तो स्वयं मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे देश का सुपुत्र सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग इस रिपोर्ट के अगेंस्ट हो गई। यानी बर्कनहेड ही तो जीत गया अपनी चुनौती। भारतीय ऐसा कोई संविधान अभी बनाने की स्थिति में नहीं है जिसमें सभी वर्ग सहमत हो जाए, यही बात तो कह रहा था बर्कनहेड। तो दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन है। पहला फरवरी 1928, दूसरा मई 1928, तीसरा दिसंबर 1928। और उक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। जिन्ना ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया ये मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, और मुस्लिम लीग इस सम्मेलन से क्या हो गई? अलग हो गई। मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। कहते थे नहीं, चाहते थे। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, मतभेद उत्पन्न हो गया। तो 1928 का देखिए सर्वदलीय सम्मेलन में तो किसने इनकार कर दिया पारित करने से प्रस्ताव को? मुस्लिम लीग ने। लेकिन पुनः इसे 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने मतभेद उत्पन्न कर दिया, और न तो कांग्रेस के अधिवेशन में और ना ही सर्वदलीय सम्मेलन में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। दोनों ही जगह ये रिपोर्ट जो है अस्वीकार हो गई। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई है? तो 1928 में हुई है। किसने करी है? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के करी है। जिन्ना साहब ने क्या किया है? तो जिन्ना साहब ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए अपनी 14 सूत्रीय मांग पेश करी हैं। कब करी हैं? मार्च 1929 में। दोस्तों ये क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2021 का आरओ का पेपर उठा के देख लीजिए, क्रम लगाने को सबसे ज़्यादा आए हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो इन सभी को आपको क्रम में लगाना पड़ेगा। पहले लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, फिर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पेश करी है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया का गठन कब हो रहा है? 1928 में। और जिन्ना कब पेश कर रहे हैं अपनी मांग?
तो जिन्ना पेश कर रहे हैं मार्च 1929 में। तो इस तरीके से क्रम लगाने को आते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे नेहरू रिपोर्ट तक के सारा घटनाक्रम। इसके उपरांत का जो भी घटनाक्रम है उसे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।